Assalamualaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is कैथरीन बेल्स's idea of expressive realism. कैथरीन बेल्स जो है ना, ये एक फ़ीमेल क्रिटिक थी और उन्होंने जो था एक न्यू क्रिटिसिज्म जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये जो है लगेगा तो आपको थोड़ा मुश्किल, बाकी जितने भी हमने क्रिटिक पढ़े हैं ना उनमें थोड़ा सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट है वो ये वाला क्रिटिक है। तो लेकिन हम थोड़ा सा ज़रा डीपली अगर स्टडी करेंगे, ज़रा दिल लगा के पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो एक्सप्रेसिव रियलिज़म, एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? बयान करना। और रियलिज़म किसे कहते हैं? जो कि रियलिटी पे बेस करता है। अब कैथरीन बेल्स ने एक्सप्रेसिव रियलिज़म की जो थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई थी, इसका क्या मतलब है? कैथरीन बेल्स डिफाइंस एक्सप्रेसिव रियलिज़म एज अ थ्योरी दैट लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स द रियलिटी ऑफ एक्सपीरियंस। कि वो कहती है कि लिटरेचर जो है वो रियलिटी ऑफ एक्सपीरियंस को जो है रिप्रेजेंट करता है। कि लिटरेचर में जो है जो भी हमारे यानी तजर्बात होते हैं या किसी राइटर के या किसी ऑथर के तजर्बात होते हैं वो बयान किए जाते हैं एज इट इज़ परसीव्ड बाय वन इंडिविजुअल, जो कि उसने उनको समझा होता है, उनको उनकी जांच पड़ताल की होती है। हु एक्सप्रेसेस इट इन अ डिस्कोर्स, और फिर वो उसको अपनी पोइट्री में या अपने वर्क में बयान कर देता है। विच इनेबल्स अदर इंडिविजुअल्स, जिसको दूसरे लोग पढ़ते हैं, रीडर्स जो होते हैं, अदर इंडिविजुअल्स मतलब हमारे जैसे लोग जो उसको रीड आउट करते हैं, उसको समझते हैं, टू रिकॉग्नाइज इट एज अ ट्रू। फिर हम अपना कमेंट देते हैं कि हमें वो कैसा लगा है, हमारी जो है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है। मतलब जब वो राइटर ने उसको लिखा होगा तो उसकी मे भी थिंकिंग और हो, लेकिन हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हम हर बुक को मतलब सपोज़ कि हमने कोई एक बुक रीड की है ना, हम ग्रुप में जितने भी लोग हैं ना, हर एक जो है ना उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएगा। जैसा कि मैं जैसे कोई हम नावल वगैरह करते हैं तो मैं आपसे कहती हूँ कि आपने क्या करना है कि उसकी समरी को रीड आउट करना है और अपने वर्ड्स में जो एक्सप्लेन करना है। तो ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट होते हैं ना, हर स्टूडेंट का जो बयान करने का अंदाज़ होता है या उसको समझने का अंदाज़ है ना वो डिफरेंट होता है। हर इंसान जो है अपने माइंड की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग जो है ना उसको बयान करता है। एक्सप्रेसिव रियलिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। द फर्स्ट पार्ट डील्स विद 19th सेंचुरी, स्पेशली द सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, द विक्टोरियन एज। के पहला पार्ट जो है ना इसका एक्सप्रेसिव रियलिज्म का डील करता है 19वीं सदी से या फिर 19वीं सदी के सेकंड हाफ पार्ट से, मतलब लास्ट 50 ईयर्स से, जिसे विक्टोरियन एज भी कहा जाता है। द मोस्ट फेमस क्रिटिक ऑफ दिस टाइम इज़ रस्किन, सबसे जो मशहूर क्रिटिक है ना उस एज का, उसका नाम रस्किन है। दिस एज इज़ आल्सो एज ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, इस एज को जो है एज ऑफ इंडस्ट्रियल, जहाँ पे सनती जो तरक्की थी बहुत ज़्यादा हुई थी, यानी जो लोग थे ना वो ज़्यादा, उन्होंने कारखाने वगैरह लगाए थे, अपनी अपनी फैक्ट्रीज लगाई थी, तो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का दौर था। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अकर्ड इन यूरोप थ्रू रैपिड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, मतलब यानी यूरोप में जो थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से जो थी हो रही थी। द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाज बिगनिंग ऑफ द मॉडर्निज्म, जैसे ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो पीरियड था उसके बाद मॉडर्निज्म का पीरियड स्टार्ट हो गया था थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक्सप्रेसिव रियलिज्म एग्जिस्ट इन द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म इन द राइटिंग्स ऑफ रस्किन। तो सबसे पहले एक्सप्रेसिव रियलिज्म को रस्किन ने अपनी राइटिंग में यूज़ किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था, और उस टाइम में उस एज में करवाया था जब इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का टाइम चल रहा था। Expressive realism is influenced by the Aristotelian concept of art as mimesis. अब हमने जो था अरिस्टोटल को स्टडी कर लिया, पोइटिक्स की हमने बुक स्टडी की है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किए हैं। तो उसमें हमने एक क्वेश्चन आपको याद होगा किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ इमिटेशन, कि पोइट्री जो है वो इमिटेशन होती है। पोइट क्या करता है कि किसी भी चीज़ को जो है वो सोचता है या आइडलाइज करता है, तो उसके माइंड में उसकी जो पिक्चर बनती है फिर वो उसकी कॉपी करता है। कि पोइट्री का वो कह रहा था ना कि शेडो ऑफ शेडो होता है, तो ये वही कॉन्सेप्ट था। पोइट्री अरिस्टोटल ने कहा था पोइट्री इज मेमेसिस। इट इज़ एन एविडेंट दैट अरिस्टोटल डज नॉट बाय memesis mean that art should be a literal or photographic presentation of reality। तो इसका memesis का कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि आर्ट जो होता है किसी भी राइटर का हो जाए, किसी भी पेंटर का हो जाए, किसी भी म्यूजिशियन का हो जाए, वो रियलिटी की फोटोग्राफिकल प्रेजेंटेशन नहीं होता। इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी मटीरियल फ्रॉम लाइफ हैज़ टू बी सिलेक्टेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड, कि जब रियलिटी को बयान किया जाता है तो उसको किसी भी मटेरियल को सिलेक्ट करता है, उस पर जो है वर्क करता है, उस पर थिंकिंग करता है। जैसे हमने वो उसमें इमिटेशन वाले क्वेश्चन में पढ़ी थी ना कि बेड की मिसाल के, एक कारपेंटर जो है वो एक बेड को जब उसने बनाना होता है तो उसके सबसे पहले उसके माइंड में आइडिया आता है, फिर वो आइडिया की इमिटेशन करता है जो वो बेड बनाता है।
फिर यानी उसको जो है फुली ऑर्गेनाइज करना होता है अपने आइडियाज़ को, और तब जाके वो मटेरियलिज्म की फॉर्म में उसे लेके आते हैं। दस इमिटेशन इन लिटरेचर विल एविडेंटली एंड इनिवेटेबली बी द इमिटेशन ऑफ रियल लाइफ। लेकिन लिटरेचर में जो इमिटेशन होते हैं वो रियल लाइफ की इमिटेशन होती है। सो द फर्स्ट हिस्टोरिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सप्रेसिव रियलिज्म इज मेमेसिस। तो मतलब यानी इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना एक्सप्रेसिव रियलिज्म का, वो है मेमेसिस, जो कि अरिस्टोटल ने इंड्यूस करवाई थी। अरिस्टोटल एज इमिटेशन ऑफ रियलिटी इन लिटरेचर ऑफ आर्ट, के लिटरेचर में या आर्ट में रियलिटी को इमिटेट किया जाता है, कॉपी किया जाता है। द सेकेंड हिस्टोरिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सप्रेसिव रियलिज्म इज रिप्रेजेंटेशन। और दूसरा है इसको बयान कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन, उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन एक्सप्रेसिव रियलिज्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम द क्रिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रोमांटिक्स दैट पोइट्री इमेजिनेटिव लिटरेचर इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। के जो रोमांटिसिज्म का पीरियड था, जो रोमांटिक पोइट्स है, जैसा कि वर्ड्स को हमने स्टडी किया है कि उसमें पोइट्री जो है ना वो पावरफुल फीलिंग्स जो होती है ना, पोइट जो फील करता है, उसके जो इमोशंस होते हैं ना, उनके फ्लो को और उनके बयान करने को कहा जाता है। द आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन एज गिवन बाय द रोमांटिक्स कैन बी समड अप इन द फॉलोइंग लाइन्स वेयर वर्ड्सवर्थ इन द प्रेफरेंस टू लिरिकल बैलेट सेज के ये जो इसकी पोएम है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स, इसमें वर्ड्सवर्थ ने सारे जो ये पॉइंट ऑफ व्यू था ना, सारा जो कॉन्सेप्ट था उसको सम अप कर दिया है कुछ लाइन्स में। द सम ऑफ व्हाट वाज सेड इज दैट पोइट इज चीफली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर मैन। के ये पोइट जो होता है ना वो दूसरे आदमियों से मुख्तलिफ होता है। क्यों? बाय द ग्रेटर प्रॉम्प्टनेस ऑफ थिंक टू बाय द ग्रेटर प्रॉम्प्टनेस टू थिंक, क्योंकि उसकी सोचने की जो उसकी थिंकिंग पावर होती है वो दूसरे आम इंसानों से ज़्यादा होती है। एंड फील विदाउट इमीडिएट एक्सटर्नल एक्साइटमेंट, और वो जो भी महसूस करता है उसमें किसी किस्म का जोश व जज्बा नहीं होता, मतलब वो जो फील करता है उसको अपने वर्ड्स की फॉर्म में लिख देता है। By the mid-19th century, expressive realism became widely established theory not only in literature but also in painting and especially in landscape painting। कि जब 19th सेंचुरी का मिड चल रहा था, मतलब 1951 से जो के बाद का जो पीरियड था उसमें एक्सप्रेसिव रियलिज्म था, उसे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिली, उसको जो था बहुत ज़्यादा स्टडी किया गया, यूज़ किया गया, सिर्फ लिटरेचर में ही नहीं बल्कि पेंटिंग में भी और लैंडस्केप पेंटिंग में भी। थ्रू द वर्क्स ऑफ द मेजर पोस्ट रोमांटिक थ्योरिस्ट लाइक रस्किन, यानी रस्किन जो था ना उस एज का, जिसका हमने कहा है कि रस्किन जो है 19th सेंचुरी का बहुत फेमस पोइट था, उसने जो था अपने रोमांटिक थ्योरिस्ट में भी इसको यूज़ किया। अकॉर्डिंग टू रस्किन द आर्टिस्ट मस्ट बोथ रिप्रेजेंट फेथफुली द ऑब्जेक्ट्स पोर्ट्रेट, कि वो कहता है कि आर्टिस्ट को दोनों चीज़ें रिप्रेजेंट करनी चाहिए। एक तो जो भी चीज़ें वो पोर्ट्रे करता है, जो ड्रा करता है, वो चाहे पेंटिंग की फॉर्म में है या फिर किसी पोइम या पोइट्री की फॉर्म में है, एंड एक्सप्रेस द थॉट्स एंड फीलिंग्स डेट इवोक इन हिम और हर, और वो सिर्फ उसको बयान ही ना करे बल्कि उसके अंदर जो थॉट्स और फीलिंग्स इंक्लूड हैं उनको भी इवोक करे। जब रीडर्स उसको पढ़ें तो उनके अंदर भी वो वही वाली फीलिंग्स और वही वाली थॉट्स जो हैं वो इमर्ज हों। कैथरीन बेल्सी क्रिटिकली एग्जामिन्स बोथ कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्सप्रेसिव रियलिज्म। तो कैथरीन बेल्सी ने क्या किया कि ये जो दोनों कॉन्सेप्ट दिए जा रहे थे एक्सप्रेसिव रियलिज्म के बारे में, इन दोनों को स्टडी किया। शी इज़ ऑफ द व्यू वेयर एज ट्रूथ टू नेचर इज़ यूनिवर्सली प्लेजिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट विल डिलाइट एवरीवन, कि यानी जब भी आर्ट के जितने भी पहलू होते हैं, जब भी कोई पोइट या कोई राइटर जो है वो नेचर को बयान करता है या कोई भी आर्ट बयान करता है तो वो हर एक के लिए डिलाइट का सबब बनता है। द एक्सप्रेसिव एस्पेक्ट्स आर अपेरेंट ओनली टू द फ्यू, लेकिन क्या है कि उसको वो जो उन्होंने आर्ट को जो देखा होता है या स्टडी किया होता है ना, वो रीडर्स हों या स्पेक्टेटर्स हों, लेकिन उनमें से चंद एक ही होते हैं जो उसको समझ पाते हैं, जो उसकी रियल सेंस तक पहुँच पाते हैं। सो इन द इमिटेशन ऑफ रियलिटी ऑल्थो रियलिटी विल बी पोर्ट्रेड बाय द आर्टिस्ट, के इमिटेशन ऑफ रियलिटी में क्या होता है, किसी भी आर्ट में क्या होता है कि यानी रियलिटी को जो है आर्टिस्ट पोर्ट्रे करता है, ड्रॉ करता है, बट एवरी रीडर विल नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट द पावरफुल ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस, लेकिन हर रीडर उसकी डेप्थ में नहीं जा पाता, उसकी रियलिटी को नहीं समझ पाता, उसकी जो इमोशंस का ओवरफ्लो होता है उसकी तारीफ नहीं कर पाता ऑन अ सिमिलर लेवल एज एक्सप्रेस्ड बाय द ऑथर, कि ऑथर ने जो अपना काम था
उसका उसने कर दिया, उसको उसके माइंड में जो थॉट्स आई, उसके हार्ट में जो फीलिंग्स आई, उसने उसको अपनी पोइट्री के या पेंटिंग के फॉर्म में लिख दिया या बयान कर दिया। लेकिन क्या है कि अब स्पेक्टेटर ने या रीडर ने डिसाइड करना है ना उसको वो कैसे लगे, उसने अप्रिशिएट करना है। तो सपोज कि कोई एक ऐसा ड्रामा है, हमने इडिपस रेक्स को पढ़ा है, तो वो 50% लोग कह देते हैं कि ये ड्रामा तो बहुत अच्छा है जी, इसमें जो था सोफोक्लिस ने जो है बहुत अच्छे से बयान किया, हर चीज़ जो थी, प्लॉट क्या, कैरेक्टर्स क्या, हर चीज़ जो थी बहुत अच्छी थी। तो लेकिन कुछ लोग ये कहेंगे कि नहीं इसमें कुछ फॉल्ट थे, ऐसा तो था ही नहीं, बहुत से उसके यानी जो है ना वो उसके फ्लॉज को निकालेंगे। तो यही बात है ना कि हर इंसान जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, हर इंसान उसको अप्रिशिएट नहीं करेगा किसी भी आर्टिस्ट के वर्क को, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बारे में ओपिनियन देता है। In Ruskin's point of view, both parts of expressive realism, the imitation of reality and its representation, are not different quantities. अब रस्किन का पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये रियलिज्म, एक्सप्रेसिव रियलिज्म के जो दोनों हिस्से हैं, जो कि हमने ऊपर पार्ट 1 और पार्ट 2 स्टडी किया है, ये जो है डिफरेंट क्वांटिटीज़ नहीं हैं। they are in fact the art of they are in fact our art is mimetic and expressive, and Ruskin goes on to again that the two qualities are in the fact नॉट टू बट वन, कि वो कहता है कि ये दोनों जो हैं एक ही चीज़ें हैं, कि दोनों बयान करना और कॉपी करना दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं, ये अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। वेन एवर ट्रूथ इज रिप्रेजेंटेड टू द रीडर, जब भी कोई हकीकत या सच्चाई रीडर को बताई जाती है या बयान की जाती है, इट विल रिमेन सेम फॉर ऑल ऑफ देम, ये सब के लिए सेम रहती हैं। एंड दे विल अप्रिशिएट द इमिटेशन ऑफ रियलिटी इन द फॉर्म ऑफ पीस ऑफ आर्ट। तो वो क्या करते हैं कि वो इस इमिटेशन ऑफ रियलिटी को जो उसने कॉपी किया होता राइटर ने, उस पीस ऑफ आर्ट को अप्रिशिएट करते हैं, तारीफ़ करते हैं, जस्ट एट द लेवल एज द ऑथर हैज़ डन, उसी तरह से जैसा कि ऑथर ने उसको लिखा होता है या बयान किया होता है। बट कैथरीन बेल से says that it is not possible for all readers to appreciate the imitation of reality on the same level, कि अब रस्किन और उस जो कैथरीन बेल से है ना, इनके दरमियान जो है तजाद पाया जा रहा है। ये दोनों क्रिटिक हैं, दोनों की अपनी राय है। रस्किन ये कहता है कि यानी जब कोई भी राइटर जो काम करता है, जो लिखता है, तमाम रीडर्स और तमाम स्पेक्टेटर्स उसको एक ही लेवल पे अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन कैथरीन बेल से कहती है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सब इंसान या सब लोग जो हैं, सब रीडर्स, सब स्पेक्टेटर्स एक ही लेवल पे एप्रिसिएशन नहीं दे सकते। इट इज़ द डिफरेंस ऑफ कंसेप्शन फ्रॉम ऑथर टू स्टोरी। But Catherine Bell says that it is not possible for all readers to appreciate the imitation of reality on the same level as the author has appreciated and represented. Another difficulty in Ruskin's view, as presented by Catherine Bell, is difference of perception फ्रॉम ऑथर टू रीडर्स और आर्टिस्ट टू स्पेक्टेटर। वो कहती है कि यानी जब वो कोई राइटर जो है या ऑथर जो है, जब कोई पोइट्री या कोई वर्क लिखता है या कोई बुक लिखता है, या फिर कोई ऐसा ड्रामाटिस्ट जो कि कोई ड्रामा बनाता है, और वो तो वो अपने रीडर तक या स्पेक्टेटर तक पहुँचने तक उसमें बहुत से फ़र्क आ जाते हैं, बहुत से पहलुओं में उसके डिफरेंसेस आ जाते हैं। ऑल्सो रियलिटी इज़ इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ देम, कि रियलिटी जो है उन सब के सामने होती है, बट नाउ दे हाउ दे परसीव इट मेक्स द रियल डिफरेंस। लेकिन वो उसको कैसे लेते हैं, वो उसको कैसे समझते हैं, वो उसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, इस चीज़ से फ़र्क पैदा होता है। द फैक्ट्स ऑफ नेचर आर देयर फॉर एवरीवन टू सी एंड to be plainly expressed. Some people perceive those facts more keenly, and if they are artists, क्या है कि यानी नेचर, वो जो भी लिखते हैं या जो भी बयान करते हैं ना, राइटर तो अपना पूरा जोर लगा देता है कि उसने तो अपना बेस्ट दे दिया है। लेकिन क्या है कि अब लोगों पे है या रीडर्स पे है कि वो उनको किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। कुछ लोग होंगे कि बहुत कीनली, बहुत डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, बहुत डीपली उनको स्टडी करेंगे। पोर्ट्रे दैम इन्वेस्टेड विद अ नोबिलिटी नॉट अपेरेंट टू एवरीवन, रिप्रेजेंट दैम डिफरेंटली। लेकिन क्या है कि अब हर पर्सन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी थिंकिंग पावर से, अपनी थिंकिंग एबिलिटी से जब उसको एनालाइज करेगा, उसे अंडरस्टैंड करेगा, तो वो सब के लिए सेम नहीं होगी। इस वजह से जो है बाद में डिफरेंस पैदा हो जाता है। आगे देखिए, कैथरीन बेल से हर मीन्स टू से दैट ट्रूथ इटसेल्फ कैन नॉट बी परसीव्ड एंड इमिटेटेड बाय ऑल ऑथर्स इन लाइक मैनर्स। अब कैथरीन बेल से कहती है कि ट्रूथ, जो सच्चाई है, या वो भी सब एक ही लेवल पे जो है तमाम ऑथर्स की तरह नहीं समझ सकते। दे मे परसीव ट्रूथ अकॉर्डिंग टू देयर ओन लेवल, वो किसी भी सच्चाई को अपने लेवल के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करते हैं। और परसेप्शन एंड मेंटल एंड इमोशनल कैपेसिटीज़, जैसा जितनी उनकी मेंटल और इमोशनल कैपेसिटीज़ होती हैं। सो द वर्क ऑफ आर्ट मे बी read in different ways by different spectators.
कि कैथरीन बेल से कहती है कि वर्क ऑफ आर्ट जो है वो डिफरेंट स्पेक्टेटर्स डिफरेंट वे से पढ़ते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग पढ़। By the 1960s, expressive realism had to face many challenges. Among those, Belse mentioned some of them, for instance, Russian formalism and semiotics. अब ये भी क्रिटिक्स हैं कि 1960 में जाके जो था क्रिटिसिज्म को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। Following the brief idea of difference from expressive realism, Russian formalism rejected unsystematic and critical approaches. अब जो रशियन फॉर्मलिज्म थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने क्रिटिकल अप्रोचेस की जो अनसिस्टमेटिक मतलब अनऑर्डर या बेतरतीब वो थ्योरीज थी ना उनको रिजेक्ट कर दिया, विच है प्रीवियसली डोमिनेटेड क्रिटिकल स्टडीज़, जो कि उनसे पहले बहुत ज़्यादा जो थी डोमिनेट रही थी, बहुत ज़्यादा वेल रेड थी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। दैट फॉर्मलिस्ट वर इंटरेस्टेड देयर फॉर इन द रिप्रेजेंटेशनल और एक्सप्रेसिव एस्पेक्ट्स ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट। वो जो लोग जो थे जो फॉर्मलिस्ट थे वो टेक्स्ट के जो पहलू हैं ना उनको देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। टू फॉर्मलिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमिटेटिव क्वांटिटीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, what matters to them is the literariness of the text and what philosophical और literary ideas are conveyed in the text। अब क्या है कि द फॉर्मलिस्ट का ये पॉइंट ऑफ व्यू था, वो ये कहते थे कि जो टेक्स्ट जो है ना उसको अंडरस्टैंड किया जाना चाहिए। अब टेक्स्ट जो है वो किसी राइटर ने लिखी है, ऑब्वियसली हमने जितने भी राइटर पढ़े हैं तो वो हम उन राइटर्स की बुक्स की टेक्स्ट है ना जो हम स्टडी करते हैं, तो उसमें वो कहते हैं कि टेक्स्ट जो है ना उसकी हमें पोइट की या राइटर की या ऑथर की बायोग्राफी में जाने की बजाय जो है हमें टेक्स्ट पे जो है वो गौर करना चाहिए, टेक्स्ट की लिटरेरीनेस में जाना चाहिए। मतलब उसकी जितनी भी लिटरेरी टर्म्स हैं ना उसको रीड, पहले जब हम टेक्स्ट को रीड करते हैं तो हम क्या करते हैं उसमें से थीम्स निकालते हैं, सिम्बल्स निकालते हैं, पर्सोनिफिकेशंस, अलिट्रेशन, जितनी भी चीज़ें होती हैं ना हम ये सारी चीज़ें जो है वो अपने टेक्स्ट में से निकालते हैं। तो कहते हैं कि टेक्स्ट जो है टेक्स्ट पढ़ने का मकसद ये होता है कि उसमें से लिटरेरीनेस को निकाला जाए बजाय इसके कि आप पोइट के पीछे पड़ जाएं। The first critic in the 19th century is Barbara Hardy, who directly and indirectly takes an expressive realist stance। कि 20वीं सदी के जो बारबरा हार्डी थे उन्होंने भी इसके बारे में बहुत सी मिसालें दी। फॉर एग्जांपल शी राइट्स द नॉवलिस्ट whoever he is and whenever he is writing, के कोई भी नावलिस्ट वो कोई भी है या जब भी कुछ लिख रही है या लिख रहा है, इज गिविंग फॉर्म टू अ स्टोरी, एक कहानी बयान करने जा रहा है, गिविंग फॉर्म टू हिज मॉरल एंड मेटाफिजिकल व्यू, और वो उसको अपने अखलाकियात और मेटाफिजिकल व्यूज़ को बयान करते हैं, एंड गिविंग फॉर्म टू हिज पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, या फिर वो अपनी लाइफ के किसी पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करता है, ऑफ सेंसेशन, पीपल, प्लेसेस एंड सोसाइटी, जो उसने अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ महसूस किए होते हैं या कुछ लोगों से उसने कोई एक्सपीरियंसेस या कुछ जगहों पे या कुछ मुआशरे के उसके तजर्बात होते हैं ना उनको लिखता है। Lewis's approach is important in this regard that it is not formulated in a specific theory or in organized structure। अब उसकी जो अप्रोच थी या थ्योरी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी और बहुत ज़्यादा इसको अहमियत मिली। इन दिस इवोल्यूशन ऑफ हेनरी जेम्स वर्क ही अडॉप्ट्स एन अप्रोच विच इज़ एक्सप्रेसिव रियलिस्ट अप्रोच। इसके अलावा हेनरी जेम्स के वर्क हैं उसमें भी एक्सप्रेसिव रियलिस्ट पाया जाता है, एक्सप्रेसिव रियलिज्म पाया जाता है। For example, he writes about the novels of James as having the quantity for the vivid concreteness of the rendering of this world individual centers of consciousness we live in। ये कोटेशन चाहे स्किप कर दें, ये पैराग्राफ ही आप रहने दें, नेक्स्ट पे आ जाएं। कैथरीन बेल्स further elaborates that text is seen as a way of arriving at something। कि टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट से हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हमने जो है उसमें से क्या पढ़ा है, क्या हमें समझ आई है। टू इंटीरियर ट्रूथ, के हम उसकी गहराई में जाते हैं, उसकी डेप्थ में जाते हैं। द कन्विक्शंस ऑफ द ऑथर और हिज और हर एक्सपीरियंस एज अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी एट दैट पर्टिकुलर टाइम, कि किस ऑथर ने अपना क्या किस तजर्बे को बयान किया है, किस सोसाइटी के और किस एज की बात की है। टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट इज़ टू एक्सप्लेन इट इज़ in terms of author's ideas, psychological state और social background। तो हम टेक्स्ट को स्टडी करने में क्या होता है कि ऑथर के आइडियाज़ को पढ़ा जाता है, उसकी साइकोलॉजिकल उसकी मेंटल जो सिचुएशन होती है उसको अंडरस्टैंड किया जाता है और सोशल बैकग्राउंड देखा जाता है। दस द फेल्ट एक्सपीरियंस ऑफ ऑथर बिकम्स क्रूशियल इन हिज इमिटेशन ऑफ रियलिटी, कि ऑथर के जो तजर्बात होते हैं वो इमिटेशन ऑफ रियलिटी में क्रूशियल हो जाते हैं, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन विच इज़ अ रिजल्ट ऑफ हिज फेल्ट एक्सपीरियंस, कि जो ऑथर ने जो भी लिखा है वो उसके पर्सनल और उसके महसूस किए गए तजर्बात का नतीजा है। So Ruskin and F.R. Lewis are the same view that author is representing
to the reader a particular idea with the belief that the reader will perceive it in the same way as author has tried to convey. तो रस्किन और एफ आर लीवर्स जो है ना उन दोनों के सेम पॉइंट ऑफ व्यू थे, जो हमने ऊपर में पढ़ा है कि जो रीडर जो हैं वो जितने भी रीडर्स होते हैं ना वो सेम उसी तरह से उसको समझते हैं, उसी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं जैसे ऑथर ने उनको बताना चाहा होता है या जो अपना मैसेज कॉन्वे करना चाहा होता है. दैट इज़ वाई द ऑटोबायोग्राफिकल नोट इज़ गिवन फॉर द रीडर्स बिफोर द टेक्स्ट. इसी वो कहता है कि यही वजह है कि टेक्स्ट से पहले जो राइटर्स की ऑटोबायोग्राफिकल नोट होते हैं ना, उसके अपनी पर्सनल लाइफ के जो एक्सपीरियंस होते हैं या उसका कोई नोट होता है वो लिखा जाता है, सो डैट द रीडर कैन ईजिली रिलेट टू द आइडिया, ताकि रीडर को आइडिया की अच्छे से समझ आ सके विच द ऑथर हैज़ ट्राई टू प्रोजेक्ट इन हिज टेक्स्ट के इस आइडिया के ज़रिए, ताकि रीडर्स जो है इस बात को समझ सकें कि पोइट जो है या ऑथर जो है हमें क्या बताना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है. Catherine Welche concludes that the expressive realist portion has been subject to a series of challenges and in some cases by theories which have since become authorities in their own right. एक्सप्रेसिव रियलिज्म का जो पोर्शन है वो उसने बताया है कि उसको बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था, उसमें बहुत से कॉन्ट्राडिक्शंस थे. इन दिस वे इट बिकम्स अपेरेंट दैट एक्सप्रेसिव रियलिज्म प्रेजेंट्स अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स. तो इससे पता चलता है कि एक्सप्रेसिव रियलिज्म में बहुत से मसाइल का सामना था, नॉट ईजिली रिजॉल्व, जिनको आसानी से हल नहीं किया जा सकता विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ अ कॉमन सेंस, कि जिसको आसानी से कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए रिजॉल्व करना बहुत मुश्किल था. लेकिन फिर भी कैथरीन वेल्चे ने जहाँ तक हो सके बहुत अच्छे से अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं अपने रीडर तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की. आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आ गया. कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.